हेलो दोस्तों, खुद लाभ बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम HPRCA द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। HPRCA जितने भी पेपर आयोजित करता है उसमें दो तरीके के वो एरिया रखता है। एक एरिया होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी आपका जो अपना सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कमीशन। उसके अलावा दूसरा एरिया होता है जो सभी के लिए कॉमन होता है। तुम यहाँ पर कौन से एरिया को कर रहे हैं? जो सभी के लिए कॉमन है। उसमें आज का जो हमारा पेपर है वो है असिस्टेंट स्टाफ नर्स, जो हमारा 4 और 5 मई 2026 को हुआ था। इसकी भी हम कौन सी शिफ्ट कर रहे हैं? 5 मई की सेकंड शिफ्ट। इससे पहले हमने और भी पेपर सॉल्व किए हैं, आप उसे भी जाके आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आपको वीडियो दिख रही होगी, प्लेलिस्ट भी दिख रही होगी, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि इस पेपर में कमीशन ने कौन कौन से एरिया को टच किया। तो देखिए, जैसे वो पहले तक अब तक करता आया है वैसे ही उसने कमीशन ने इस बारी भी किया। ने इंग्लिश से, रीजनिंग से, हिंदी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, HPGK और करंट अफेयर को पकड़ा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखिए हमारे ये जो 4 एरिया है, यानी यहाँ जो 4 एरिया दिख रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन की जो संख्या है वो ज्यादा दिख रही होगी। यानी हमारे को इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, साइंस को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि यहाँ से हमें कंफ्यूजन भी बहुत होती है और यहाँ से नंबर भी आ जाते हैं। उसके अलावा पॉलिटी से नंबर लेना एज कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट के इजी होता है, क्योंकि हमें जो अनुच्छेद है, जो फैक्ट है, वो रिमेंबर करने होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ी हिस्ट्री से भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इसलिए अगर आप देख रहे होंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इस एरिया में इस कमीशन जो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन शो करता है वो करता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से। इन दो एरिया से कमीशन कभी इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा, कभी इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी इन दो एरिया से कमीशन एक जैसी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम सेम रख रहा है हर पेपर में। उसके बाद बारी आती है HPGK की। HPGK में कमीशन HPGK के अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी पूछ रहा है। उसके बाद करंट अफेयर की बात करें तो पूरा 1 साल का भी पूछ रहा है, कहीं कहीं वो 6 महीने का पूछ रहा है, कहीं कहीं वो 2-3 महीने का ही पूछ रहा है। तो यानी कि हमारे को 1 साल का करंट अफेयर लेके तो चलना ही है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश को। Select the most appropriate option to substitute the underlined word from the given option. ठीक है, in the 17th century, tea gained popularity from Europe through explorer and trader. यहाँ बोला गया है 17th century में क्या हो गया? टी, चाय को पॉपुलैरिटी मिली फ्रॉम यूरोप थ्रू एक्सप्लोरर एंड ट्रेड। अब यहाँ बताना है कि फ्रॉम की जगह हमारे पास ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। तो अगर हम देखें, अब देखिए, इन 17th सेंचुरी टी गेन पॉपुलैरिटी इन, कहाँ आएगा? इन यूरोप थ्रू एक्सप्लोरर एंड ट्रेडर। कहाँ पर हुई हमारे पास चाय की पॉपुलैरिटी? कहाँ पर बढ़ी? यूरोप में बढ़ी। किसकी वजह से? थ्रू एक्सप्लोरर एंड ट्रेडर की वजह से। अगर हम देखिए, जो इन है हमारा, वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया को या कॉन्टिनेंट को, जैसे कि यूरोप को। ठीक है, उसके बाद अगर हम फ्रॉम को देखें, फ्रॉम क्या है? यूजुअली इंडिकेट एन ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन और स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है, टी बिकमिंग पॉपुलर विद इन स्पेसिफिक रीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है? टी को पॉपुलैरिटी मिल रही है किसी स्पेसिफिक रीजन में। ठीक है, ये पता चल गया। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, इस वर्ड का जो ये अंडरलाइन किया गया वर्ड है, इसका अपोजिट वर्ड देखना है हमारे को। द कंपनी डिसाइड टू टर्मिनेट हिज एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू हिज मिसकंडक्ट डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग। अब देखिए क्या किया, कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसने मिसकंडक्ट किया होगा कोई, जबकि उसको बहुत सारी वार्निंग भी दी गई थी, उसके बावजूद वो नहीं माना। फिर उसको क्या कर दिया गया? टर्मिनेट कर दिया गया। टर्मिनेट यानी कि उसकी जॉब को खत्म कर दिया गया। ठीक है, आज से बाद वो उनका एम्प्लॉय नहीं रहेगा। अगर हम देखें, इनमें से इसका अपोजिट क्या होगा? रिटेन, इवेल्युएट, डिसमिस, पोस्टपोन। अगर हम देखें, रिटेन का क्या मतलब होता है? रिटेन यानी कि किसी को रखे रखना। ठीक है, अब देखें टर्मिनेट का क्या मतलब है? टर्मिनेट का मतलब है किसी को जॉब से निकाल देना। रिटेन का क्या मतलब है? कंटिन्यू टू हैव समथिंग और कीप समवन इन अ पोजीशन, किसी को अपनी जॉब पे बनाए रखना। ठीक है, अब इसका अपोजिट ढूंढ रहे हैं, तो अपोजिट तो रिटेन होगा। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इवेल्युएट का क्या मतलब होता है? इवेल्युएट का मतलब होता है किसी को असेस करना, किसी को जज करना। ठीक है, डिसमिस का क्या मतलब होता है? डिसमिस का मतलब होता है हमारे पास, डिसमिस में क्या होगा? डिसमिस और टर्मिनेट, डिसमिस जो है वो टर्मिनेट का पर्यायवाची है, यानी सिनोनिम्स है। ठीक है, टू रिमूव फ्रॉम जॉब, ये भी क्या होगा? टू रिमूव फ्रॉम जॉब। तो ये नहीं होगा, अपोजिट पूछा है। पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है टू डिले समथिंग। क्या करना होता है पोस्टपोन का मतलब? कि डिले करना। ठीक है, आगे को बढ़ाना किसी चीज को।
आगे को कर देना, आगे पे डाल देना, कल पे डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सिलेक्ट द, तो इसका क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड ये है हमारे पास, ये इनमें से इन सभी का एक यहाँ पर एक हमारे को वर्ड दिया गया है, तो बताना है कि इन सभी के लिए क्या यूज हो सकता है। द एबिलिटी टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड एक्शन टू अचीव व्हाट यू वांट टू। ये कह रहे हैं आपकी वो क्षमता जिस टू कंट्रोल, आपकी क्षमता जिसके अकॉर्डिंग आपने कंट्रोल किया अपने विचारों को, अपने एक्शन को, ताकि आप अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ सके या उसको अचीव कर सके। तो क्या होगा, विल पावर, वाइडरनेस, वर्दीनेस, वर्कमैनशिप। तो इसमें हमारे को पता है कि क्या होती है, वो हमारी विल पावर होती है। अगर हमारी विल पावर हो अपने विचारों को, अपने एक्शन को कंट्रोल करने की, तो हम क्या अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सही ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विल पावर। अब वाइडरनेस को देखें, वाइडरनेस का मतलब होता है अनकल्टिवेटेड रीजन, ठीक है। और वर्दीनेस का मतलब होता है, वर्दीनेस का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिजर्विंग, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिजर्विंग। यहाँ पर डिजर्व करते हैं वो वाली क्वालिटी, डिजर्व करने वाली क्वालिटी। वर्कमैनशिप का क्या मतलब होता है, का मतलब होता है टू द डिग्री ऑफ स्किल विद विच अ प्रोडक्ट इज मेड, ठीक है। टू द डिग्री ऑफ स्किल विद विच अ प्रोडक्ट इज मेड। तो यहाँ पर ऑप्शन सही क्या होगा, विल पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। तो उससे पहले हम इसको एक और बार देख लेते हैं। देखिए, इन 17th सेंचुरी टी गेन पॉपुलैरिटी इन यूरोप, द कंपनी डिसाइडेड टू रिटेन। यहाँ अपोजिट पूछा था तो क्या होगा, रिटेन, ठीक है। अगर सिनोनिम्स पूछा होता तो क्या आता, डिसमिस। द एबिलिटी टू कंट्रोल योर थॉट्स एंड एक्शन टू अचीव व्हाट यू वांट टू, विल पावर। ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। चूज द मोस्ट स्टेबल idiom from the option provided to replace the segment underlined without altering the sentence meaning। अब यहाँ पर हमारे को ये अंडरलाइन किया गया है वर्ड, इससे बिल्कुल मिलता जुलता देखना है ताकि हमारे सेंटेंस का मीनिंग भी ना बदले। द इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रिवील्ड द ट्रूथ ऑफ एन अनप्लेजेंट फैक्ट अबाउट द कॉर्पोरेशंस इलीगल एक्टिविटी। तो हमें बताना है कि क्या किया, रिपोर्ट के द्वारा रिवेल करी गई अनप्लेजेंट फैक्ट्स, कुछ कॉर्पोरेट इलीगल एक्टिविटी के बारे में। यहाँ पर क्या होगा, swept under the rug, blew the lid off, threw in the towel, beat around the bush। तो यहाँ पर होगा हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, blew in the lid off। blew the lid off का इसको रिप्लेस करता है कि blew the lid off का क्या मतलब होगा, रिवेल करना या एक्सपोज करना या रिवेल करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिट हो रहा है हमारा इसकी जगह, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फैक्ट रिवेल हो रहे हैं ना, क्या हो रहे हैं, फैक्ट हमारे एक्सपोज हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास किसके बारे में, इनलीगल एक्टिविटी, कॉर्पोरेशन की इनलीगल एक्टिविटी के बारे में। स्वेप्ट अंडर द रग का मतलब होगा टू हाइड समथिंग, क्या होगा, स्वेप्ट अंडर द रग, इसका होगा हाइड समथिंग और इग्नोर इट। थ्रू इन द टॉवल टू क्विट एंड और गिव अप। बीट अराउंड द बुश, बीट अराउंड द बुश की मेन पॉइंट पे नहीं आना, उसके इर्द गिर्द बातें करना, बस मेन पॉइंट पे नहीं आना। टू अवॉइड गेटिंग टू द मेन पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो इसका होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Select the most appropriate option to complete the given sentence। यहाँ बोला है if you were given dash choice, what would you choose to do right now। अगर आपको अभी चॉइस दी जाए तो आप क्या करना चूज करोगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो चॉइस है हमारा वो क्या है, हमारे पास काउंटेबल नाउन है इन जनरल सेंस, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में अगर हमारे पास इन इंग्लिश व्हेन रेफरिंग टू वन अनस्पेसिफाइड थिंग्स अमंग मैनी, ठीक है, क्या है, काउंटेबल नाउन है तो हम काउंट कर सकते हैं, और बहुत सारी काउंट करने वाली चीजों में से हम किसी एक चीज को बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, तो हम क्या यूज करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे चॉइस के आगे। अगर हम एन का यूज करते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर वॉवल साउंड आती, ठीक है। इफ यू वर गिवन अ चॉइस, क्या होगा, इफ यू वर गिवन अ चॉइस, ठीक है। नो आर्टिकल, अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें, नो आर्टिकल नीडेड, तो यहाँ पर नहीं होगा। चॉइस जो है वो काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर आर्टिकल चाहिए होगा। द क्यों नहीं होगा, द यहाँ पर मेंशन नहीं होगा क्योंकि दिस वुड इम्प्लाइज अ स्पेसिफिक प्रीवियस मेंशन चॉइस, ठीक है, विच वुड डज नॉट फिट दिस जनरल हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंड क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे पास चॉइस जो है वो कॉन्सोनेंट के साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हमारा क्या, सी एच, चॉइस, ठीक है। अगर यहाँ पर एन तब यूज होता जब ये वॉवल की साउंड देता। इफ यू वर गिवन अ चॉइस व्हाट वुड यू चूज टू डू राइट नाउ, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए, ठीक है। अब देखिए, ब्लू द लिड ऑफ इफ यू वर गिवन अ चॉइस,
नेक्स्ट हम चलते हैं अपना रीजनिंग पे। इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज, अब यहाँ पर हमारे को रिलेशन के बारे में पूछा गया है। ए प्लस का क्या मतलब है? प्लस का मतलब है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। प्लस का मतलब है मदर, सॉरी मदर है प्लस का मतलब। माइनस का मतलब है ब्रदर। मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, ठीक है। परसेंटेज का मतलब है हमारे पास फादर, और इस साइन का मतलब है हमारे पास डॉटर। सबसे पहले तो ये देख लिया हमने साइन की, किस साइन का क्या मतलब है। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि किसका रिलेशन किसके साथ बोला है। ए इज यानी फर्स्ट वाले का दूसरे के साथ, ए इज इसमें सब में सेम सेम है। तो एक बार ये देखेंगे तो भी हमारी क्वेश्चन गलत करने की पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है सी जे मल्टीप्लाई क्यू ई। मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? वाइफ। सी जे इज द वाइफ ऑफ क्यू ई। क्या है हमारे पास? सी जे जो है वो वाइफ है किसकी? क्यू ई की। सी जे जो है हमारे पास वो वाइफ है किसकी? क्यू ई की। तो ये हमारा वाइफ हो गया, तो ये हस्बैंड हो गया, ठीक है। परसेंटेज का क्या मतलब था? फादर। तो क्यू ई इज फादर ऑफ वीटी, जो ये फादर है किसका? वीटी के। तो ये रिलेशन बन गया। प्लस का क्या मतलब था? प्लस का मतलब था मदर। प्लस का मतलब था मदर, जो वीटी है हमारे पास वो मदर है किसकी? एलयू की। तो ये हमारे पास मदर हो गई किसकी? एलयू की, ठीक है। ये बना दिया हमने। यहाँ पर माइनस आ गया। माइनस का मतलब क्या था? ब्रदर। माइनस का मतलब था ब्रदर। एलयू इज ब्रदर ऑफ डीएन। एलयू इज ब्रदर ऑफ डीएन, तो ब्रदर हो गया, ये ब्रदर हो गया, ठीक है। इसके बारे में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ये क्या है। एलयू इज ब्रदर ऑफ डीएन। अब पूछा क्या गया है, देन व्हाट इज एलयू रिलेशन टू सीजे। एलयू का क्या रिश्ता है सीजे के साथ, ये बताना है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए ये क्या है? बेटी का बेटा, ठीक है। बेटी का बेटा, डॉटर सन, पुत्री का पुत्र। ये देखा ना हमारे को यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है? फादर है, फादर की ये बेटी हुई आगे को, और बेटी का क्या हो गया? ये बेटा हो गया। तो ये क्या है हमारे पास? अगर हम देखें पुत्री का पुत्र है। एलयू का रिलेशन क्या है सीजी के साथ? पुत्री का पुत्र, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 7 बक्से रखे गए हैं, आई जे के एल क्यू और आर और एस। एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आई के बाद जे ही रखा गया है। वो हमें अभी आगे पढ़ना है क्वेश्चन को, फिर रखने हैं उसके अकॉर्डिंग। केवल 3 बक्से एस के नीचे रखे गए हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये बॉक्स बना लिया। यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ पर अब देखेंगे सबसे पहले कि केवल 3 बक्से एस के नीचे रखे गए हैं। एस के नीचे केवल 3 बक्से रखे गए हैं, तो 1 2 3। तो यहाँ हमने एस को बिठा दिया। एस और के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। अब देखिए के यहाँ पर भी आ सकता है और के हमारा यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि इनके बीच में 2 आ रहे हैं, इधर भी 2 आ रहे हैं। अभी नहीं रखते हैं इसको। केवल जे आई के ऊपर रखा गया है। केवल जो जे है वो आई के ऊपर रखा गया है, यानी जे सबसे टॉप पे होगा और आई इधर होगा, तो के हमारा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा। एल को क्यू के नीचे, एल को क्यू के कुछ नीचे और आर के कुछ ऊपर रखा गया है। एल इज केप्ट एट सम प्लेस बिलो क्यू एंड एट सम प्लेस अबव आर। ये बोला गया है कि एल को क्यू के कुछ प्लेस नीचे। अब देखिए इन्होंने क्या बोला था। अगर हम देखिए एक बारी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 7 बक्से थे। आई की पोजीशन, आई हो गया हमारे पास, जे हो गया, के हो गया, ठीक है, एस भी हो गया। अब 3 बचे हैं हमारे पास, ये एल क्यू और आर बचे हैं, ठीक है। एक और बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही क्रम अपनाया गया हो। केवल 3 बक्से एस के नीचे रखे गए हैं। केवल 3 बक्से हैं जो एस के नीचे रखे गए हैं, यानी इनमें से एक के हो गया। अब इन तीनों में से सिर्फ 2 बक्से होंगे जो एल के नीचे रखे गए होंगे, वो 2 बक्से, ठीक है। अब देखिए एस और के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। एस और के बीच यहाँ पर हमने बना दिया। केवल जे आई के ऊपर रखा गया है, जो जे है वो आई के ऊपर रखा गया है। एल को क्यू के कुछ नीचे रखा गया है। एल जो है, एल को कहाँ रखा गया है? क्यू के कुछ नीचे। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ अगर हम क्यू बिठा दें तो यहाँ पर एल बिठा देंगे, कुछ नीचे रखा गया है ना। और आर के कुछ ऊपर रखा गया है, और आर के क्या रखा गया है? कुछ ऊपर रखा गया है। तो हम आर को यहाँ बिठा देते हैं, क्योंकि ये क्यू के नीचे होगा और आर से तो ऊपर ही बैठ रहा है। अब देखते हैं विच बॉक्स इज केप्ट एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। ये हो गया टॉप, ये हो गया बॉटम। बॉटम से सेकंड पोजीशन पे कौन सा बॉक्स है? तो वो है हमारा आर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसका क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, एल को क्यू के कुछ नीचे रखा गया है। हमारे को क्या बताया था? कुछ नीचे बताया था, तो हमने एल को नीचे ही रखना था। अब एग्जैक्ट नहीं बताया था कि एस के नीचे रखा गया है या एकदम नीचे रखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फिट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। डी इज द राइट ऑप्शन, आर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं
रेफर टू द फॉलोइंग लेटर सिंबल सीरीज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, काउंटिंग टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओनली। तो कमीशन हर पेपर में मेंशन कर दे रहा है कि काउंटिंग सिर्फ लेफ्ट से राइट होगी। यहाँ पर लेटर भी दिए हैं, सिंबल भी दिए हैं, ठीक है। अब उस सीरीज को पढ़िए और बताइए। अब आगे क्वेश्चन लिखता है कमीशन, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ लेटर एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। अब हमारे को क्या बोला गया है कि सिंबल कितने ऐसे हैं जो यहाँ पर इनके लेटर हो, क्या हो, लेटर हो और आगे क्या हो, सिंबल हो, यानी लेटर सिंबल लेटर, ये देखना है हमारे को। सॉरी, लेटर सिंबल और सिंबल, ये देखना है। लेटर सिंबल और सिंबल, ये देखना है हमारे को, ठीक है। अगर हम देखें, सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना है, सिंबल देखना है हमारे को। यहाँ सिंबल है लेकिन इस तरफ को क्या है, सिंबल ही है, ठीक है, ये नहीं चलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट सिंबल देखते हैं, ये रहा हमारा सिंबल, इस तरफ को क्या है, लेटर है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा लेटर ही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये रहा हमारा सिंबल, इस तरफ को क्या है, लेटर, और इस तरफ को क्या है, सिंबल, तो ये हो गया हमारे पास एक। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये रहा सिंबल, इस तरफ को लेटर है और इस तरफ को क्या है हमारे पास, सिंबल, तो ये भी हो गया हमारा, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये सिंबल है लेकिन इस तरफ को सिंबल, इस तरफ को सिंबल, ये सिंबल है, इस तरफ को सिंबल, इस तरफ को सिंबल, तो ये नहीं होगा। ये हमारा लेटर है तो ये नहीं होगा। तो कितने हैं हमारे पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल दो ऐसे हैं जिसके, दो सिंबल ऐसे हैं जिसके इस तरफ को क्या है, लेटर है और इस तरफ को क्या है, सिंबल है, ठीक है। प्रतीक इतने, सिर्फ दो ही प्रतीक ऐसे हैं जिसके इस तरफ को क्या है, अक्षर आता है और इस तरफ को क्या है, प्रतीक आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला, what should come in the place of question mark in the given series based on the English alphabetical order, M P O Q T S U X W Y B A। अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए अगर हम देखें इसको, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसमें क्या पैटर्न फॉलो, तभी हम यहाँ पर देख पाएंगे कि इनमें क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे को क्या लिखनी होती है, अगर हमारे को एबीसीडी को भी हमारे को याद करने के लिए ट्रिक होती है, अगर नहीं है लर्न तो हम सबसे पहले एबीसीडी लिखेंगे पूरी। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में तो एबीसीडी ठीक ढंग से लिखते हैं, यहां तक ठीक लिखेंगे, यहां पर तक भी ठीक लिखेंगे। वाई जेड को हम गलती जल्दबाजी में हर कहीं लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो एबीसीडी ठीक ढंग से लिखी, फिर हमने देखा कि एम है, एम के बाद कहाँ है, दो पोजीशन आगे जाके पी आ रहा है, पी के बाद एक पोजीशन जाके क्यू आ रहा है, ठीक है। तो एम में क्या फॉलो हो रहा है कि +2 पी -1 ओ, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं क्यू, क्यू के +2 करेंगे तो टी पे पहुंचेंगे, यहां पर भी ये फॉलो हो रहा है, क्यू +2 टी। अब -1 जाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे हम, -1 टी से, तो एस पे पहुंच रहा है, यहां पर ये फॉलो हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं यू, यू के बाद +2 करेंगे तो एक्स, और एक्स के बाद -1 करेंगे तो डब्ल्यू, यही आया। y के बाद +2 करेंगे 1 2 तो b आएगा, b के बाद -1 करेंगे तो a आएगा। अब हमें देखना है कहां पर ऐसी चीज फॉलो हो रही है, ठीक है। d के बाद सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं, d के बाद +2 करेंगे तो g आएगा, लेकिन g के बाद अगर हम माइनस करना था तो f आना था, तो ये नहीं होगा। c के बाद +2 करेंगे तो हमारा f आना चाहिए, तो ये नहीं होगा। c के बाद अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं कि c के बाद +2 किया तो f आया, f के बाद -1 करेंगे तो क्या आना चाहिए था, e आना चाहिए, तो ये ऑप्शन फॉलो कर रहा है। एक बार लास्ट वाला भी देख लेते हैं, डी के बाद +2 किया तो क्या आएगा, जी आएगा, तो ये ऑप्शन फिट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले हम फर्स्ट अल्फाबेट के बाद +2 कर रहे हैं, उसके बाद जो अल्फाबेट हमें मिल रहा है उसमें से -1 कर रहे हैं, तो +2 -1, यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। CFE इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ ले, ठीक है। ये हमारे पास श्रृंखला दी रखी है और जो जितने भी अंक है ना वो सिंगल डिजिट है, पहले ही बता देते हैं। वो दूसरा वो पॉइंट में बता देते हैं कि गिनती कहां से की जानी चाहिए, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। अब आगे क्वेश्चन शुरू होता है, हाउ मेनी सच इवन डिजिट, इवन नंबर बताने हमारे पास, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड डिजिट एंड आल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड डिजिट, यानी इवन ऑड इस तरफ को भी और ऑड इस तरफ को भी, ऐसे नंबर ढूंढने हमारे पास। तो सबसे पहले तो इवन नंबर को देखते हैं, ये इवन है लेकिन इसके इस तरफ को तो ऑड है, इस तरफ को कोई नंबर नहीं है। फिर ये इवन है, इसके दोनों तरफ को क्या है, ऑड नंबर है, तो ये हो गया एक। ये इवन नंबर है, इसके दोनों तरफ को क्या है, ऑड नंबर है। ये हमारे पास, अब इवन नंबर ढूंढिए, इसके दोनों तरफ को क्या है, ऑड नंबर है। अब ये इवन रहा, इसके दोनों तरफ को क्या है, ऑड नंबर है। देन ये इवन नंबर, इसके दोनों तरफ को क्या है, ऑड नंबर है। अब फिर ये इवन नंबर रहा लेकिन इसके इस तरफ को इवन है, तो ये नहीं होगा।
नेक्स्ट ये इवन नंबर रहा, इसके इस तरफ को इवन है तो ये भी नहीं होगा। ये इवन नंबर रहा तो इसके दोनों तरफ को ऑड है, ये हो जाएगा। तो ये थे हमारे इतने इवन नंबर। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 से अधिक आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन में 6 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 3 से अधिक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें हिंदी का क्वेश्चन, खाइए मन भाता पहनिए जग भाता, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या है? ठीक है, अब देखिए इसका आंसर जो है हमारे पास वो है सोच अपनी आचरण जो दूसरों को रुचे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। खाइए मन भाता पहनिए जग भाता। तुम्हारा चेहरा डैश लाल है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित क्रिया विशेषण से करें। तुम्हारा चेहरा वाह, तुम्हारा चेहरा बहुत, तुम्हारा चेहरा कुछ, तुम्हारा चेहरा गामाला। तो तुम्हारा चेहरा बहुत लाल है। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बहुत लाल है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के उपयुक्त कारक चुने। ठीक है, रोगी डैश पानी नहीं पिया जाता, रोगी पर पानी, रोगी के पानी, रोगी से पानी नहीं पिया जाता, रोगी में पानी नहीं पिया जाता। यहाँ क्या होगा? रोगी से पानी नहीं पिया जाता। तो देखिए सोच अपनी आचरण जो दूसरों को रुचे, बहुत, रोगी से पानी नहीं पिया जाता। नेक्स्ट अगर हम देखें निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुने। यह फूल बहुत कोमल है। ठीक है, अब कोमल का पर्यायवाची चुनना है हमारे को। अगर हमें पता होगा कोमल शब्द का पर्यायवाची होता है नाजुक। क्या होता है? नाजुक। ठीक है, ख्याति नहीं होगा, कपटी नहीं होगा, माया नहीं होगा, क्या होगा? नाजुक होगा। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? हम सबको अपने पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो सुरक्षित लिखा है। क्या लिखा है? सुरक्षित। क्या लिखा है? सुरक्षित। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या लिखा है इन्होंने? सुरक्षित होना था। ठीक है, तो ये चित लिखा है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट, मतलब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा, वैसे ये इनकरेक्ट है लिखा हुआ। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टोन? ठीक है, अ साउंड विद सिंगल फ्रीक्वेंसी, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 फ्रीक्वेंसीज, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो अगर हम देखें टोन क्या होता है हमारे पास, टोन क्या होता है हमारे पास? टोन इज अ प्योर सिंगल प्योर फ्रीक्वेंसी। जब हम अपना साउंड वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें वेवलेंथ भी आती है, फ्रीक्वेंसी भी आता है, टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम अपना साउंड वाला चैप्टर पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटीज का 10th तक का, तब उसमें ये सभी चीजें आती है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अ साउंड विद सिंगल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। टोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एकल आवृत्ति वाली ध्वनि है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिस्ट्री वाज स्टेटेड बाय विच साइंटिस्ट? तो हमारा होगा ऑप्शन बी, एंटोनी लावोजियर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है हमारे पास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे किसने दिया था? अब देखिए रुकिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था हमारे पास एंटोनी लावोजियर के द्वारा इन 1789। तो ये क्वेश्चन कमीशन के द्वारा दूसरी बार रिपीटेड है। ठीक है, अगर हम देखें बाकी फर्दर ऑप्शन, रदरफोर्ड ने क्या दिया था हमारे पास? गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास। ठीक है, डिस्कवरिंग एटॉमिक न्यूक्लियस। ये जो थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यूजिंग कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो ईंट पर नाच, इसके लिए क्या याद करते हैं हम? ईंट पर नाच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पर प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज ईंट पर नाच, ठीक है, चैडविक ने। जॉन डॉल्टन ने क्या दिया था? एटॉमिक थ्योरी दी थी, स्टेटिंग दैट ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो ये 4 नाम थे। रदरफोर्ड ने क्या किया था? एटॉमिक न्यूक्लियस बताया था। उसके बाद एंटोनी लावोजियर ने क्या किया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। जे थॉमसन ने ईंट पर नाच ट्रिक याद करनी है आपको, तो ईंट यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कौन से एक्सपेरिमेंट के द्वारा? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट द्वारा। जॉन डॉल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास साउंड विद सिंगल फ्रीक्वेंसी एंटोनी लावोजियर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये है हमारे पास +1 का। ठीक है, जो सब नहीं पढ़ते साइंस +1 में, लेकिन ये है हमारे पास 10th का। तो अगर आप देखोगे 10th का ही थोड़ा और इलेबोरेट करके दिया गया है +1 में, यानी ये हम सभी के लिए आ सकता है। लॉ ऑफ ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था? हमारे 1789। अपडेट भी पूछी जा सकती है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, एंटोनी लावोजियर। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमारे पास टोटल मास रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन के
होने से पहले जितना मास था, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एक और दूसरा लॉ जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। वो किसके द्वारा दिया गया है? जोसेफ प्रूस्ट द्वारा दिया गया है, ठीक है। इनके बारे में पता होना चाहिए। और इस लॉ के 2-3 नाम है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन तो है ही है, उसके अलावा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा ये एनसीईआरटी में मेंशन था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा हमारी दी गई थी। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसके द्वारा दिया गया था हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो दिया गया था जोसेफ प्रूस्ट द्वारा, ठीक है, जोसेफ प्रूस्ट द्वारा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा। गे-लुजैक लॉ में तो आपको पता है गे-लुजैक के द्वारा दिया गया होगा, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था? एंटोनी लावोजियर के द्वारा। कब? 1789 में, ठीक है। ये था हमारे पास जो हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद उसके अलावा एक एवोगाद्रो नंबर भी होता है हमारे पास, 6.0222 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। 1 मोल की वैल्यू किसके बराबर होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये पता होना चाहिए। ये एक और पूछ लेते हैं इस पेज से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अगला साइंस का क्वेश्चन आता है, द एलिमेंट फास्फोरस इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफन कॉल्ड द सेल एनर्जी करेंसी। तो अगर हम देखें तो एटीपी, ये क्या फुल फॉर्म है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर आपको ट्राइफॉस्फेट दिख रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है हमारे पास? इसको बोला जाता है हमारे पास एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, बिकॉज इट स्टोर एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेनी सेलुलर प्रोसेस। फॉस्फोरस क्या होगा? फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, एटीपी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिका, विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट? 6th, 9th, 5th, 7th। तो अगर हम देखेंगे तो वो कौन सा शेड्यूल करता है? हमारा 7th शेड्यूल करता है, ठीक है, 7th शेड्यूल करता है हमारे पास। अब आप बताइएगा कि हमारी जो 6th शेड्यूल है उसमें क्या मेंशन है, अनुसूची में क्या मेंशन है, 9th अनुसूची में क्या मेंशन है, और 5th अनुसूची में क्या मेंशन है, ठीक है। अब और उसके अलावा एक और क्वेश्चन बताइएगा कि टोटल कितनी अनुसूचियां हैं हमारी, ठीक है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर द वर्ल्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर एडिड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया? ये बोला गया है। तो देखिए, हमें पता होता है कि ये किसके द्वारा ऐड किया गया है? 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है। उसके अलावा अब क्वेश्चन का जो स्तर है इसमें एक लेवल राइज कर दिया गया है। जो हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं अपना, उसमें लिखा होता है ना, प्रीएम्बल में पूरी की पूरी लाइनें लिखी होती है, तो उसमें ये भी पूछा जाता है कि सोशलिस्ट पहले है या सेकुलर पहले है। लिखा हुआ कहाँ है पहले? जो हमारी प्रीएम्बल है उसमें। तो ये भी हमारे को प्रीएम्बल पढ़ना पड़ता है बारी बारी, तब हमारे माइंड में ये चीज बैठेगी। तो देखिए, 7th शेड्यूल 42 अमेंडमेंट 1976, ठीक है, और 44 अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978। नेक्स्ट अगर हम देखें, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश आर्मी रिगेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली सिटी एंड डिसिसिवली डिफीट द रिबेल फोर्सेस? तो आपको पता होगा, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तो वो कब हुआ था? 1857 में, ठीक है, 1857 का विद्रोह, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इन इंडिया? खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। तो अगर हम देखेंगे खनिज आधारित, ठीक है, मिनरल, वो होगा हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयरन एंड स्टील, लोहा और इस्पात उद्योग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टू अवॉइड कंपटीशन फ्रॉम गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम मैनचेस्टर, What did the earlier cotton mills in India mainly produce? क्या प्रोड्यूस करती थी? मैनचेस्टर से आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए भारत में शुरुआती सूती मिलें थी ना, वो मुख्य रूप से किस चीज का उत्पादन करती थी? तो वो करती है मोटा सूती धागे का, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसइन्वेस्टमेंट? क्या होगी हमारी डिसइन्वेस्टमेंट? क्या होगी, ठीक है? Buying a portion of equity from the private sector, buying a portion of equity from women's sector, buying a portion of equity from abroad, selling a portion of equity of a public sector enterprise to public। तो ऑप्शन देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका होगा हमारे पास विनिवेश। तो ये होगा सार्वजनिक, ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की इक्विटी का कुछ हिस्सा जनता को बेचना। विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंडियाज बैंकिंग सिस्टम एंड फॉर्मल क्रेडिट पॉलिसी? कौन सा ऐसा
कौन सी अथॉरिटी है? तो वो है हमारे पास भारत की बैंकिंग प्रणाली और औपचारिक ऋण नीति को विनियमित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है? तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग द समर months from June to September, which wind system is mainly responsible for rainfall in most part of the India? तो आपसे पूछा गया है कि ग्रीष्म के महीनों में भारत के अधिकांश जो हिस्सों में जो वर्षा होती है उसके लिए कौन सा पवन तंत्र जिम्मेवार है? तो वो है हमारा साउथ वेस्ट मानसून ट्रेड। ठीक है, कौन सी है वो? हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून विंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, साउथ वेस्ट मानसून विंड। नेक्स्ट आता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश सरकार के पशुपालन विभाग की हिम कुटकुट पालन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए सरकारी सब्सिडी सहायता कुल पूंजी निवेश का लगभग कितना प्रतिशत होता है? हिम कुटकुट पालन की योजना के तहत कितना प्रतिशत देती है गवर्नमेंट? 60%। कितना? 60%। डलहौजी जिसका 1966 में हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया, पहले किसका हिस्सा था? तो वो था हमारे पास पहले गुरदासपुर का। ठीक है, डलहौजी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ये गुरदासपुर का पार्ट था। 1966 में ये कहां पर ऐड हो गया? हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक निकाय हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय प्रशासन का संचालन करता है? तो आपने पढ़ा होगा, आए ही पीछे बीते दिनों ये बहुत सुर्खियों में था, तो वो है हमारे पास नगर निगम। क्या है हमारे पास? वो नगर निगम। इसके अलावा अगर आप देखोगे जो धर्मशाला नगर निगम है वो भी आजकल सुर्खियों में है। ठीक है, तो नगर निगम इसका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के किस हिस्से में ऊंचे पहाड़ों से घिरा, हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो ऊंचे पहाड़ों से घिरा होने के कारण बहुत कम वर्षा होती है उधर? ठीक है, तो जहां पर बहुत कम वर्षा होती है तो वो कौन सा है हमारे पास एरिया? स्पीति। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के क्वालकॉम में 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किस शहर में किया? तो वो क्या उन्होंने? बेंगलुरु में। ठीक है, इसके अलावा आपको एजुकेशन मिनिस्टर का भी पता होना चाहिए आजकल, जो हमारे सेंटर के एजुकेशन मिनिस्टर है और स्टेट के दोनों, क्योंकि सेंटर के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके इस्तीफे की मांग उठ रही है क्योंकि जो नीट पेपर हमारा लीक हुआ उसके कारण। तो आपको उनका भी नाम पता होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा कि उनका क्या नाम है, वो कौन से प्रधान है। ठीक है, नवंबर 2025 में किस देश ने पश्चिमी रेगिस्तान के 15 क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की नई खोज की घोषणा की? किस क्षेत्र ने की? तो वो की हमारे मिस्र ने। ऑप्शन डी इजिप्ट ने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल कंज्यूमर डे 2025? क्या थीम थी हमारी नेशनल कंज्यूमर डे 2025 की? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की क्या थीम थी? एफिशिएंसी एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दिसंबर 2025 में भारत और मलेशिया के बीच हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, सैन्य युद्ध अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कमीशन का। इससे भी वो कमीशन क्वेश्चन पूछता है। तो भारत किस स्थान पे आयोजित किया गया? तो ये बताना है हमारे पास। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बीकानेर, राजस्थान। सबसे पहले हमारे को क्या याद रखना है? हरिमाऊ क्या है हमारे पास? सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सैन्य अभ्यास है किस किस के बीच में? भारत और मलेशिया। किसके बीच में? भारत और मलेशिया। हरिमाऊ, हरि भारत के लिए याद रख लेना, माऊ मलेशिया के लिए याद रख लेना। ठीक है, और दोनों क्या शो कर रहे हैं? अपनी शक्ति को संयुक्त रूप से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये कहाँ हुआ? बीकानेर, राजस्थान में। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे इस पेपर में पूछे गए थे। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमें पता चलता है कि कमीशन कैसे कैसे सवाल पूछता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।